सॉरी, ठीक है। हाँ भाई फाइनल ईयर। आगे के लेबलिंग इसलिए नहीं किए क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, क्योंकि ये चीज क्या प्रेजेंट है, ये आपके गिलबार्ट्स प्रेजेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। दिस इज अ मिडगट डाइवर्टिकुलम, ठीक है। ये मिडगट डाइवर्टिकुलम जो है, ये पहले मानते हैं साइंटिस्ट कि ये एक लिवर है, लिवर ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा मान के चलते थे मिडगट डाइवर्टिकुलम को, लेकिन बाद में ये कहा कि नहीं, ये लिवर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्मल एक संरचना है जिसका काम जो है वो, हाँ, किससे मिलता जुलता है, लिवर से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन ये लिवर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी एपिथेलियम में वो स्ट्रक्चर्स नहीं है जो एक नॉर्मल वर्टिब्रेट के लिवर में प्रेजेंट होते हैं। इस बेसिस पर उन्होंने कहा ये लिवर नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया है, मिडगट डाइवर्टिकुलम नाम दिया है। मिडगट डाइवर्टिकुलम की तरफ क्या प्रेजेंट रहता है, एक सीलिएटेड पाउच प्रेजेंट रहेगा। सीलिएटेड पाउच से मतलब है इसमें कुछ सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, जिनका फंक्शन क्या होगा, जैसे ही जो फूड मटेरियल है आगे की तरफ जाता है ईसोफेगस में, तो ये जो सीलिएटेड पाउच है ये उस फूड मटेरियल को आगे की तरफ मिडगट में क्या कर देगा, उसको शिफ्ट कर दे, ठीक है, ढकेल दे। तो उस भोजन को, जो भी मतलब भोज्य पदार्थ है, उसको आगे की तरफ शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, सिलिएटेड पाउच प्रेजेंट रहते हैं। सिलिएटेड पाउच के पीछे क्या प्रेजेंट रहती है, इलियोकोलिक रिंग प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहेगी, इलियोकोलिक रिंग। एक्चुअली ये इलियोकोलिक रिंग जो है उसमें सीलिया पाई जाती है, कुछ क्या प्रेजेंट रहते हैं, सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं, जैसे ही फूड मटेरियल आगे की तरफ जाता है तो ये इलियोकोलिक रिंग में जाके फूड मटेरियल थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है। तो ये इसमें जो सीलिया उपस्थित होते हैं वो सीलिया क्या करेंगे, उस फूड को इस तरह से घुमाते हैं, अच्छे से घुमाने का मतलब है ये मिडगट डाइवर्टिकुलम ने क्या किया होगा, अभी बताया था कि इसका फंक्शन जो है वो एज अ लिवर जरूर है, मतलब इसमें से इन्होंने क्या किया था, मिडगट डाइवर्टिकुलम ने इसमें से निकाले थे कुछ एंजाइम, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम कहिए आप, चाहे पाचक रस कहें, ठीक है।
जो जनरली भाई वर्टिब्रेट में लिवर निकालता है ना, लिवर तो उसका स्त्रावन करता है, लेकिन मिडगट डाइवर्टिकुलम जो है वो भी एज अ लिवर काम करता है, तो वो भी पाचक रसों का स्त्रावन करेगा। ठीक है, तो ये पाचक रस मिलते मिलते कहाँ पहुंचते हैं, आपकी इलियोकोलिक रिंग में पहुंचेंगे। तो ये इलियोकोलिक रिंग जो है इसमें क्या उपस्थित होते हैं, कुछ सीलिया। ये सीलिया क्या करेंगे, ये सीलिया उस भोज्य पदार्थ को अच्छे से उन पाचक रसों के साथ मिला दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि मिडगट जो है उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा इसमें पाचन की प्रक्रिया जो है वो मिडगट में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, मिडगट के बाद जो अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो या तो आपके मिडगट में होगी, और फिर जो बची रह जाती है वो पीछे की तरफ इन इलियोकोलिक रिंग के जो सीलिया है, फिर वो उस घुमावदार जो भोज्य पदार्थ हैं उन्हें आगे की तरफ ढकेलती है और कहाँ पहुंचा देती है, हाइंड गट में। कहाँ पहुंचाएगी, हाइंड गट में पहुंचाएगी। ये हाइंड गट जो है यहाँ पर भोज्य पदार्थ में जो अवशोषण की वो रह गया था, ठीक है, उसको अवशोषित कर लेगी, और बाकी का जो अपाचित भोजन है, अपाच्य भोजन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, उस अनडाइजेस्टेड फूड को फिर एनस के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही क्लास इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये इंटेस्टाइन तक हम पहुंच गए थे भाई। ठीक है, ईसोफेगस कहाँ खुलती थी, इंटेस्टाइन में खुलती थी। ये इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इंटेस्टाइन में क्या चीज, ये मिडगट, और मिडगट के बाद में इलियोकोलिक रिंग, इलियोकोलिक के बाद में हाइंड गट, ये सब उपस्थित होते हैं। ठीक है, और बाद में हाइंड गट के बाद में क्या आ जाएगा आपका, ये इंटेस्टाइन जो है कहाँ खुलेगी, आपकी हाइंड गट में, और ये हाइंड गट खुलता है आपका किस में, एनस में। ठीक है, सेकेंड ईयर कुछ समझ में आ रही है इसकी एलिमेंट्री कैनाल आप लोगों को, क्यों भाई, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, सॉरी, हाँ भाई फाइनल ईयर, समझ में आ रहा है बेटा। फाइनल, कोई परेशानी है बेटा तो पूछें, रिपीट कराना है तो बता, रिपीट। ओके, देखिए जरा, हम बात कर रहे हैं, कल हमने स्टार्ट किया था नया टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा में, तो उसमें हम जनरली 3 पार्ट्स लेके चलते हैं। किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 पार्ट्स बनते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। अगर हम बात करते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में, तो ब्रैंकियोस्टोमा में डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी होगी, आपकी मिडगट डाइवर्टिकुलम, यही तो होगी, इसी में से तो पाचक रस स्रावित होते हैं। तो ये हो गई आपकी क्या, आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के बाद जो थर्ड पार्ट होता है, दिस इज अ मैकेनिज्म, बताती हूँ इसकी हिंदी भी, मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग, या आप कह सकते हैं फीडिंग मैकेनिज्म। इसका मतलब होता है कि भोज्य पदार्थ ग्रहण करने की क्रिया विधि। ठीक है, कि वो किस प्रक्रिया से भोज्य पदार्थ जो है वो ग्रहण करेगा। ठीक, तो ये 3 पार्ट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड क्रिया विधि, मतलब मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग। उसके बाद में पहला है इसका एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, आहार नाल हमारे, हम अपनी भी बात करें, अगर इंसानों की भी बात करें, मुख से शुरू होती है, माउथ रीजन से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होती है, एनस पर खत्म होती है। सिमिलरली ब्रैंकियोस्टोमा में भी क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से, मुख से शुरू होकर एनस पर खत्म होती है। ठीक है, कहां पर खत्म होती है, एनस पर खत्म हो जाती है।
तो इसीलिए हम एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमें पूरी स्टार्टिंग से लेकर माउथ से लेकर कहाँ तक, एनस तक पढ़नी होगी। ठीक है, सबसे पहले आता है इसका मुख। ठीक, कल बताया था, अच्छा कल का तो सब कुछ याद होगा ना सविता बेटा, या उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। माउथ में ये बताया था कि यहाँ पे जो ओरल सिराई होते हैं, ओरल हुड के, ठीक है, ओरल हुड के एंट्रोवेंट्रल रीजन में क्या उपस्थित होता है, माउथ रीजन। ठीक है, ये माउथ खुलता है आपका ओरल हुड कहे चाहे आप बक्कल कैविटी कहे, आप पे डिपेंड करता है। ये ओरल हुड को कौन घेर कर रखता है, ओरल सिराई घेर कर रखते हैं। ओरल सिराई होते हैं अप्रोक्स 22। ठीक है, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, ठीक है, वो किसमें खुलती है, जाकर वेस्टिब्यूल में खुल देती है। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल जो है कैसी संरचना होती है, ये वेस्टिब्यूल एक तरीके से छलने का भी काम करेगी। वीलम तो करती है छलने का काम, लेकिन वेस्टिब्यूल भी क्या करती है, ये वेस्टिब्यूल आगे जाकर खुलती है आपकी वीलम में। वीलम आप लोगों को कल बताया था एक डायग्राम लाइक दिस। ठीक है, इसमें क्या उपस्थित थी, कुछ इस टाइप संरचना बनाई थी, टेंटिकल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, व्हीलर टेंटिकल्स। ये कितनी होती है, 12 होती है, मुझे पता नहीं कितनी बना दी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ड्रॉ की है, लेकिन होती 12 है ये। ठीक है, यहाँ बीच की तरफ एक कैविटी बन जाती है। कैविटी जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटेरोस्टोम। क्या बोलता जाता है, एंटेरोस्टोम बोला जाता है। ये कैविटी के ही आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि मुख जो है वो ओरल हुड के एंट्रोवेंट्रल रीजन पर उपस्थित जो संरचना है वो आपका मुख ना होकर ये वीलम जो है ये है आपका मुख, मतलब ब्रैंकियोस्टोमा का। तो कुछ साइंटिस्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, जस्ट बिकॉज जो मुख होता है हमेशा बक्कल कैविटी में खुलता है, गुहा में जाकर खुलता है ना। किसी भी आप वर्टिब्रेट में उठाकर देखें तो उसमें मुख जो है हमेशा बक्कल कैविटी में खुलता है, लेकिन ये जो वीलम है, वीलम का जो एंटेरोस्टोम है, ठीक है, ये खुलता है फेरिंक्स में जाकर। देखें आप, वीलम कहाँ खुल रही है, जाकर फेरिंक्स में खुल रही है। तो इसी चीज का बात किसने कहा था, साइंटिस्ट ने कहा था कि ये जो एंटेरोस्टोम है आगे जाकर फेरिंक्स में खुलती है, जिसकी वजह से ये जो है मुख नहीं हो सकता, मतलब दिस इज नॉट अ माउथ, ये माउथ रीजन नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिएगा अपने इस टेबल में, मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था, ये जो वीलम होता है, ये वीलम ये क्या करता है, ये आपके इस वेस्टिब्यूल और आपके फेरिंक्स को दोनों को ही अलग करता है। ठीक है, क्या करता है, अलग करता है। अलग करने के ही साथ में इसमें ध्यान दीजिएगा क्लास, ये जो फेरिंक्स है, ठीक है, हम भाई वीलम से कहाँ पहुंच गए, हम पहुंचते हैं फेरिंक्स में। ये फेरिंक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी फेरिंक्स को हम क्या बोलते हैं, प्री ब्रैंकियल पार्ट, और बड़ी फेरिंक्स को ब्रैंकियल पार्ट। ब्रैंकियल पार्ट जिसमें क्या उपस्थित होंगी, गिल स्लिट्स। कल आप लोगों को कुछ इस टाइप की संरचना बताई थी, है ना, तो यहाँ पर ये जो इस टाइप की संरचना होती है ये क्या होती है, गिल स्लिट्स। ठीक है, तो ये ब्रैंकियल पार्ट में मतलब फेरिंक्स की जो बड़ा पार्ट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है आपका ये ब्रैंकियल पार्ट, जिसमें क्या उपस्थित होंगी आपकी गिल स्लिट्स। ये गिल स्लिट्स जो है इनमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि इसमें क्या उपस्थित होती हैं, कंकाली छड़, मतलब स्केलेटल रॉड प्रेजेंट रहती हैं। ये स्केलेटल रॉड जो है ये इसकी वर्टिकल, ये जो खड़ी जो ये होती हैं, ठीक है, इनमें भी प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हम गिलबार्स के नाम से जानते हैं। ये जो खड़ी गिलबार है इसमें भी कंकाली छड़ पाई जाएंगी, और ये कंकाली छड़ जो होती है क्लास, ये क्या चीज का बनाएंगी, ये बनाती हैं गिलबार दो प्रकार की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है,
क्या बनाएंगी, प्राइमरी, प्राथमिक एंड द्वितीयक गिलबार बनाती है। तो प्राइमरी जो है, पहले मैं बात बता रही हूँ प्राइमरी की, तो प्राइमरी जो है इस तरह से मान के चले आप, ठीक है, एक तो वो शाखित होती है, ठीक, और दूसरी बात ये उपस्थित होती है दो गिल बार्स की, गिल बार ये वो दिख रहे हैं गिल स्लिट, सॉरी, ठीक है, तो गिल स्लिट्स के बीच में उपस्थित होगी प्राइमरी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी गिलबार की, तो सेकेंडरी गिलबार आपकी दो प्राथमिक गिलबार के बीच में उपस्थित होती है, लाइक दिस, ठीक है। इन दोनों, ये जो आप गिल स्लिट्स देख रहे हैं, इन दो गिल स्लिट्स को आपस में कौन जोड़ता है, एक क्रॉस सेक्शन करता हुआ एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं स्नैप्टिक्यूली। क्या बोला जाता है, स्नैप्टिक्यूली। स्नैप्टिक्यूली को अगर हम सिंगुलर वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्नैप्टिक्यूलम, ठीक है, क्यूलम और क्यूली अंतर है। तो यहाँ पर दो गिल स्लिट्स को कौन जोड़ता है, स्नैप्टिक्यूली जोड़ती है, ठीक। ये तो बात रही आपकी नॉर्मल, किसमें, फेरिंग्स की बात, ठीक है। फिर हमने बात की अभी एंडोस्टाइल के बारे में। एंडोस्टाइल जो है वो फेरिंग्स के वेंट्रल रीजन पे उपस्थित होगा, जो क्या करता है, एक म्यूकस का स्त्रावन करता है, और ये तीन तरफ से किससे घिरा रहता है, एट्रियम एपिथेलियम से घिरा रहता है, और इसका जो डोर्सल वाला भाग होता है उस पर कभी भी एट्रियम एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होती है, उसमें कुछ क्या प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ग्लैंडुलर ट्रैक्ट और सिलियरी ट्रैक्ट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बेटा एक जरा सेकंड रुकिएगा। तो हम बात कर रहे थे आपके किसके बारे में, देखें एंडोस्टाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो एंडोस्टाइल को तीन तरफ से कौन घेरता है, एट्रियम एपिथेलियम घेर के चलती है, और उसके ऊपर की तरफ 5 रो जो है, क्या हुआ, अच्छा बंद हो जाएगी ना अपने आप, अच्छा चलती रहती है, ठीक है। हाँ भाई, जब हम बात करें किसके बारे में, एंडोस्टाइल में, थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें 5 रो तो होते हैं, सीलिएटेड ट्रैक्ट बनाते हैं, 5 पंक्तियां मिलकर, ठीक है। वहीं पर साइड में उपस्थित होता है एक ग्लैंडुलर ट्रैक्ट, और इस ग्लैंडुलर ट्रैक्ट में कितने होते हैं आपके, 4, ठीक है। यहाँ पर बीच में कुछ सीलिया भी प्रेजेंट रहते हैं, जो होते हैं सबसे बड़े सीलिया बोले जाते हैं इन सब में, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मीडियन लॉन्गर सीलिया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ खुलता है आपका, ईसोफेगस में, ईसोफेगस का इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन हाइंडगट में, हाइंडगट एनस में, ठीक है क्लास, समझ में आ रहा है। देखिए अगर हम बात कर ले अपने ईसोफेगस की, तो ये देखिए आप, ईसोफेगस में एक तरफ क्या उपस्थित होगी, आपकी आपकी मिडगट डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट रहती है, जो एक तरीके से लिवर का काम करती है, लेकिन लिवर नहीं होती है, ठीक है। लिवर की तरीके से ये क्या करती है, ये पाचक रसों का स्त्रावन करेगी, ठीक। ईसोफेगस में पीछे की तरफ क्या उपस्थित रहते हैं, कुछ सीलिएटेड पाउच प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जो क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं। वहीं इसके पीछे की तरफ उपस्थित होती है इलियोकोलिक रिंग, इलियोकोलिक रिंग में कुछ सीलिया पाई जाती हैं, ठीक है, जो सीलिया क्या करते हैं, जो भोज्य पदार्थ जो म्यूकस के साथ जुड़ा हुआ है, वो सीलिया के साथ इस तरह से अच्छे से मतलब इस तरह मिलाती है उनको अच्छे से, और उनको अच्छे से करने के बाद ना निकाल उसको पीछे हाइंडगट में धकेल देती है, जहां पर इनका अवशोषण होता है। अवशोषण हालांकि मिडगट में होता है पर बहुत कम अवस्था में होता है, यहाँ पर पाचन होता है जनरली, अवशोषण इसका हाइंडगट में होगा, और जो अपाच्य भोजन होता है वो एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अब समझ में आया बेटा,
गुड, ठीक है। तो चलें फिर क्लास, और प्रियंका तुम्हें क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है बेटा, फिर आज की मीटिंग बस इतना ही, बाकी कल बात करते हैं हम।